स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 3 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। पहले इसका नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में। आसियान के बारे में हम जानेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है यूरोपीय संघ से संबंधित सभी प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ से संबंधित 1 मार्क्स के प्रश्नों की। 1 मार्क्स में सबसे पहले हमारा प्रश्न यही बनता है कि यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना इस तरह से कह सकते हैं 1992 में हुई थी, या फिर यूँ कह लीजिए शीत युद्ध के समाप्ति के बाद हुई थी, या सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। कुछ भी कह लीजिए, बस सन याद होना चाहिए आपको, 1992 में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के किन किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो यूरोपीय संघ के 2 देश हैं, एक है ब्रिटेन और एक है फ्रांस। इन दोनों के पास परमाणु हथियार भी हैं और इन्हें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है, ठीक है। एक इसमें पॉइंट बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसका वर्णन कीजिए, यानी कि यूरोपीय संघ के झंडा जो है वो कैसा दिखता है उसके बारे में बताइए। तो यूरोपीय ध्वज जो है वो यूरोपीय संघ का प्रतीक है। इसमें ये जो ध्वज है इसके अंदर नीले रंग के 12 स्वर्ण सितारों का एक चक्र है, यानी कि ये जो ध्वज है यूरोपीय संघ का, इसमें 12 स्वर्ण सितारों का एक चक्र जो कि नीले रंग का है। यह यूरोपीय लोगों के बीच एकता और एकजुटता को दर्शाता है। यूरोपीय लोग जो हैं उनके बीच एकता को और उनकी एकजुटता को दर्शाता है। तो यूरोपीय संघ के झंडे का ये वर्णन है, ठीक है। तो आसियान से संबंधित ये जो प्रश्न है ये तो हम खैर कल जानेंगे कि आसियान का पूरा नाम क्या है। कि आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। तो ये प्रश्न हम जानेंगे कल। अभी आपको आंसर मैंने बता दिया वैसे तो, ठीक है। बात करते हैं 4 मार्क्स के प्रश्न की। अब जो आपके 4 मार्क्स के प्रश्न हैं, इन 4 मार्क्स के प्रश्नों में से आपके 2-2 मार्क्स से 1-1 मार्क्स के प्रश्न भी बन जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय संघ में ज़्यादातर डेट पूछी जाती है। तो देखिए यूरोपीय संघ के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय संघ का जो नींव रखी गई वो रखी गई थी मार्शल योजना के तहत 1948 में। मार्शल योजना क्या है? 1948 में अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी कि यूरोपीय संघ के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए इस मार्शल योजना का निर्माण किया गया 1948 में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और यूरोपीय संघ जिसे आज हम कहते हैं, उनके देशों को अमेरिका ने बहुत सारे डॉलर दिए थे ताकि वो एक संघ बना सकें, अपना विकास कर सकें, ठीक है। तो इस मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ के देशों के बीच राजनीतिक मदद तथा सहयोग की शुरुआत, यानी कि ये जो यूरोपीय परिषद बनी थी 1949 में, ये परिषद यूरोपीय संघ के देशों के बीच राजनीतिक मदद और उनके सहयोग की शुरुआत से संबंधित थी। 1947 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। 1957 में यूरोप में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई, ठीक है। फिर आता है पॉइंट 4 आता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना में तेजी आई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना में तेजी आई। यूरोप में एक संघ के रूप में समान विदेश नीति, यानी कि जैसा एक संघ होता है उसके तहत यूरोप में एक समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मुद्दे, एक समान मुद्रा चलाने के लिए रास्ता तैयार हो गया। यानी कि जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1992 में, तो इसी के साथ यूरोपीय संघ में जितने भी सम्मिलित देश थे उनकी एक समान विदेश नीति थी, उनकी एक समान सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले एक जैसे थे, न्याय से जुड़े मुद्दे एक जैसे थे, एक जैसी मुद्रा यूरोप में चलती थी। यूरोप का अपना राष्ट्रगान, अपना झंडा एवं अपनी मुद्रा थी जो कि यूरो थी। यानी कि यूरोप के सभी सदस्य देशों में सिर्फ यूरो मुद्रा ही चलती थी, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के संगठन के वर्णन में ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है।
मार्शल योजना 1948, ठीक है, यूरोपीय परिषद 1949, 1997 में यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात तेज़ी से इसका बनना, ठीक है, और एक जैसी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मुद्दे, एक समान मुद्रा, अपना झंडा, राष्ट्रगान एवं मुद्रा यूरो का होना। तो यूरोपीय संघ के बारे में ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताओं की, यानी कि जब यूरोपीय संघ का निर्माण हो गया, संगठन बन गया, उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हुई। तो देखिए, यूरोपीय संघ की विशेषताओं का वर्णन 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं। अब आर्थिक विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो यूरोपीय संघ जो था उसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताओं के तहत यूरोपीय संघ का जो घरेलू उत्पाद था वो भाई 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया था। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की लगभग 22% भागीदारी थी, यानी कि वैश्विक स्तर पर व्यापार की बात करें तो यूरोपीय संघ एक ऐसा संघ था जिसकी 22% भागीदारी रही थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान रहा है। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले बताया कि यूरोपीय संघ की 22% भागीदारी रही है, वहीं अमेरिका से हम बात करें तो अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान वैश्विक स्तर पर व्यापार में रहा है यूरोपीय संघ का। यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि की नीति को अपनाया गया, जिससे वहाँ के खाद्यान्न संपन्न हो गए और तथाकाल की स्थिति खत्म हो गई। यानी कि यूरोपीय संघ के निर्माण के बाद यूरोपीय देशों ने वहाँ पे साझा कृषि नीति को अपनाया, सामूहिक कृषि नीति को अपनाया। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो खेती थी वो छोटे मोटे किसान भी करने लगे और खाद्यान्न जो था वो संपन्न हो गया। अब वहाँ पे कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता था, इतना भरपूर मात्रा में वहाँ पे अनाज होने लगा था। तो यूरोपीय संघ की ये थी आर्थिक विशेषताएं। क्या क्या? सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, वैश्विक स्तर पर 22% इसकी व्यापार में, ठीक है। अमेरिका से 3 गुना अधिक व्यापार का योगदान, वैश्विक स्तर पर योगदान रहा है इसका, ठीक है। इसने साझा कृषि की नीति को अपनाया, जिससे वहाँ के खाद्यान्न संपन्न हो गए और अकाल की स्थिति वहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं आई होप आपको समझ में आई होंगी कि यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं, तो देखिए, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। पहले ऐसा माना जाता था कि यूरोपीय संघ मतलब सबसे ज़्यादा जो दुनिया की सेना है वो अमेरिका के पास थी, लेकिन उसके बाद ये माना जाने लगा कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर आता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस, इनके पास परमाणु हथियार हैं, और इन्हीं के 2 सदस्य जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उनकी स्थायी सदस्यता भी प्राप्त है, साथ ही साथ वीटो की शक्ति भी इन्हें प्राप्त है। यानी कि यूरोपीय संघ के 2 देश ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, इन्हें एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है, ठीक है, और दूसरा इनके पास वीटो शक्ति है, तीसरा इनके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं ये हैं, क्या क्या हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोप का जो नंबर है वो दूसरा आता है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य अमेरिका नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास परमाणु हथियार हैं, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है एवं इनके पास वीटो शक्ति भी प्राप्त है। तो यूरोपीय संघ की ये थी सैनिक विशेषताएँ। अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की जो राजनीतिक विशेषताएँ इसके बारे में। तो जो सैनिक विशेषताएँ थी उनमें से एक पॉइंट आप यहाँ पे राजनीतिक विशेषताओं में डाल सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? वो है दूसरा पॉइंट कि 2 सदस्य देशों के पास, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य एवं वीटो शक्ति है। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषताओं में कि यूरोपीय संघ के कई देश वैश्विक स्तर पर कई स्थानों पर दावेदारी रखते हैं, जैसे IMF और WTO। यानी कि IMF और WTO में यूरोपीय संघ के कई देश शामिल हैं जो कि एक प्रबल दावेदारी रखते हैं इस बात की कि उनके बिना
ये IMF और WTO का संचालन करना मुमकिन हो जाएगा अगर वो अपना इसमें योगदान ना दें। ठीक है, तो ये थी यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषताएं। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि यूरोपीय संघ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं क्या है ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषताएं क्या हैं, देख सकते हैं क्या हैं, और यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषताएं। तो आई होप आपको यूरोपीय संघ से संबंधित ये जो प्रश्न था, यूरोपीय संघ का विशेषताओं का वर्णन, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहीं पे हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने जाना यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में, यूरोपीय संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगली वीडियो में जो आसियान है उससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आ गए हैं तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैप्टर नहीं बल्कि आपका जो एक टॉपिक बच गया आसियान, उससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर के साथ में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।